हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए अधिक संख्या में निडर होकर मतदान की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि आपका एक वोट सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की कल्पना के बंगाल की रचना को साकार करेगा। बंगाल में पहले चरण की सीटों के लिए जारी मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। लोग मास्क लगाकर वोट देने पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस बार कड़ी सुरक्षा में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की करीब 730 कंपनियां तैनात भी की हैं। सुरक्षा बलों में प्रत्येक कंपनी में 100 जवान हैं। इनके साथ ही बंगाल पुलिस के भी 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया। पीएम मोदी का आज बांग्लादेश में दूसरा दिन है। पहला दिन जहां कूटनीतिक लिहाज से अहम था, जबकि आज का दिन राजनीतिक संदेश भरा रहने वाला है। पीएम मोदी आज ओराकांडी के मथुआ समुदाय के मंदिर में भी जाएंगे। ओराकांडी वही जगह है जहां मथुआ समुदाय के संस्थापक हरीश चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 122वें दिन भी जारी है। लगातार 122 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की ओर से शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद के मद्देनजर टोहाना में सारे रास्ते जाम रहे। वहीं टोहाना के मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद रहा। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान एक कैंसर मरीज हिसार जाने के लिए आया तो उसे किसानों ने रास्ता देकर जाम को खोल दिया और दोबारा से रास्ते को जाम कर दिया। भारत बंद के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता महाराज सिंह ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया। टाउन पार्क, रतिया रोड, चंडीगढ़ रोड को जाम किया गया। टोहाना के अलग अलग गांव में भी जाम लगाया गया। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। गोहाना में भी किसानों ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों की ओर से चारों तरफ सभी नेशनल हाईवे को जाम किया गया। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस दे। किसानों का कहना है कि कानून वापस नहीं होने तक किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों की ओर से किए गए भारत बंद के मद्देनजर कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर फंसी रही और किसानों की ओर से ट्रैक जाम करने के बाद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की ओर से बंद के बीच जीआरपी ने यात्रियों की मदद की। जीआरपी की ओर से यात्रियों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराई गई। रादौर के बुबका चौक पर किसानों ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पूरी तरह से जाम किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तैनाती देखी गई। पंचकुला में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। किसानों की ओर से पंचकुला शिमला नेशनल हाईवे को बंद किया गया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात दिखा। पंचकुला में चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों की ओर से जाम लगाया गया। नेशनल हाईवे 1 स्थित चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। भिवानी में भी भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। भिवानी के कई ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों ने सड़क मार्ग जाम किया। वहीं कई जगह पर रेलवे भी बाधित की गई। बहादुरगढ़ में किसान भारत बंद के दौरान रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आए। किसानों ने इस फैसले की वजह से परिचालन पूरी तरीके से बाधित हुआ है। एक तरफ जहां प्रदेश भर में किसानों की ओर से भारत बंद की तस्वीरें सामने आई, वहीं बहादुरगढ़ के बाजार में किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला।
सोनीपत में भी भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। सोनीपत में हर दिन की तरह बाजार सामान्य तौर पर खुले नजर आए। भारत बंद का असर फतेहाबाद में भी देखने को मिला। यहां भी किसान सुबह 6 बजे से रास्ते जाम कर बैठे नजर आए। फतेहाबाद में किसानों ने सड़क जाम करने के लिए सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी की। इस दौरान किसानों ने किसी भी वाहन को सड़क से गुजरने नहीं दिया। किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। गोहाना में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बंद किया गया। गोहाना में भारत बंद का असर देखने को मिला। टोहाना में किसानों ने भारत बंद के मद्देनजर अलग अलग रास्तों पर जाम नजर आया। टोहाना में भारत बंद के मद्देनजर मुख्य बाजार भी बंद नजर आए। भारत बंद के दौरान किसानों की ओर से केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही आने जाने दिया गया और इस दौरान किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। एक तरफ जहां किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया तो वहीं गोहाना में किसान और सामाजिक संगठनों ने मिलकर शहर में प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से किसान 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं केंद्र की घमंडी सरकार किसानों की मांगे मानने की जगह पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। भारत बंद के मद्देनजर किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे जाम किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान केएमपी पर पहुंचे और जाम लगाया। केएमपी पर सैकड़ों की संख्या में किसान बैठे नजर आए। किसानों की ओर से जाम लगाए जाने पर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान पर किसान सड़कों पर उतरे और इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। फतेहाबाद में भारत बंद के आह्वान पर शहर भर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लाल बत्ती चौक पर लगे बीजेपी के पोस्टर को फाड़ा और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में बंद का खासा असर देखने को मिला। गुलाचिका से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें किसानों की दरियादिली साफ देखी जा रही है। दरअसल बंद के दौरान किसानों ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। किसानों के भारत बंद का असर चंडीगढ़ में परिवहन सेवा पर काफी हद तक देखने को मिला। चंडीगढ़ में बस सेवा लगभग ठप रही, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करनाल में शुक्रवार को किसान संगठनों से जुड़े सैकड़ों किसानों ने 9 पॉइंट पर स्टेट हाईवे को जाम कर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इंद्री हलके में गेस्ट हाउस के सामने किसानों ने धरना दिया। स्कूली बच्चों, इमरजेंसी सेवाओं और सेना के जवानों के वाहनों को छोड़कर किसानों ने किसी भी वाहन को जाने नहीं दिया। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह का आह्वान करेगा वैसे आंदोलन को तेज किया जाएगा। महम में किसानों की ओर से किया गया भारत बंद का असर देखने को मिला। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पैतृक गांव निदाना जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि जब तक लगभग 300 किसानों ने शहादत दी है और किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। किसानों के भारत बंद का असर महेंद्रगढ़ जिले में भी देखने को मिला। यहां किसानों के समर्थन में हरियाणा रोडवेज के सैकड़ों कर्मचारी उतरे और नारनौल में 2 घंटे तक रोडवेज का चक्का जाम रहा। किसानों की ओर से भारत बंद के दौरान रोडवेज बसों ने भी अपनी सर्विस बंद कर दी। किसानों की ओर से ज्यादातर सड़कों को जाम करने के बाद रोडवेज सर्विस ने यह फैसला लिया। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली से चलकर यमुनानगर जाने वाले यात्रियों को घंटों बस स्टैंड पर बैठकर बसों का इंतजार करते हुए देखा गया।
फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में तौसीफ रेहान को दोषी करार दिया था। दोनों दोषियों की सजा पर शुक्रवार कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद अब सजा का ऐलान किया गया। तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह ही तौसीफ रेहान को फरीदाबाद की कोर्ट में लाया गया, जिसके बाद सजा पर बहस पूरी हुई। फरीदाबाद कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर सजा का ऐलान किया। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी दोनों पर लगाया गया। अदालत ने तौसीफ और रेहान को 24 मार्च को दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। वहीं इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें 2 बचाव पक्ष की तरफ से थे। इसे संयोग ही कहेंगे कि हत्याकांड से ठीक 5 महीने बाद दोनों हत्यारों को सजा सुनाई गई। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की हत्या की गई थी। तमाम जांच पड़ताल और सुनवाई के बाद ठीक 5 महीने यानी 26 मार्च को ही सजा सुनाई गई। दोषियों को सजा के बाद निकिता के पिता ने बड़ा बयान दिया। निकिता के पिता ने कहा कि उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं है, फांसी की सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं गृह मंत्री अनिल विज का निकिता हत्याकांड मामले पर बयान सामने आया। विज ने कहा कि आरोपियों की फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। फिलहाल फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने कहा कि गांधी परिवार का एक ही काम है कि देश की शांति को कैसे भंग किया जाए। विज ने कहा कि राहुल गांधी वो फायर ब्रिगेड हैं जो आग लगाने का काम करते हैं। गांधी परिवार मौका मिलते ही देश की शांति को भंग करने के लिए किसी भी प्रदेश में एक्टिव हो जाता है। वहीं राहुल के बेरोजगारी वाले ट्वीट पर विज ने कहा कि राहुल ना तो अर्थशास्त्री हैं और ना ही उन्हें ज्ञान है। सरकार की नीतियां कारगर रही हैं और सरकार ने कई बड़े पैकेज दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार 20 अप्रैल से ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होगी। छात्रों को आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा और बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड नियमों का भी खासा ध्यान रखा जाएगा। केंद्र में आने से पहले सभी बच्चों का टेम्परेचर देखा जाएगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको अकेले कमरे में परीक्षा देनी होगी। कनीना में लगने वाले बाबा मोलडनाथ में लोगों ने 3 चोरों को चोरी करते हुए पकड़ा और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि जब वो भंडारे से प्रसाद दे रहे थे तो उसी दौरान एक युवक ने उनका फोन निकाल लिया। हालांकि उन्होंने चोर को फोन निकालते हुए पकड़ लिया। गुलाचिका में ट्रक यूनियन द्वारा बनाया गया मंदिर प्रशासन ने गिरा दिया। प्रशासन ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर को अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रक यूनियन के सदस्यों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन का कहना है कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 1322 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में कोरोना के 269 और करनाल में 204 नए केस सामने आए। पंचकुला में 131, पानीपत में 119 नए मामले सामने आए। इसी के साथ अंबाला में 105, यमुनानगर में 88, वहीं एक दिन में कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3125 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,84,944 केस सामने आए। देश में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। कोरोना को मात देने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के लिए शिविर लगाया गया।
जिसमें निजी विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टाफ और उनके परिजनों ने वैक्सीन का टीका लगवाया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में करीब 300 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के बीच 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं संचालित हुई। इस दौरान परीक्षा शुरू होने से पहले स्कूल के कमरों को सैनिटाइज किया गया और स्कूल में पहुंचने पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। इस दौरान बच्चों को 6-6 फीट की दूरी पर बिठाया गया और मास्क भी अनिवार्य किया गया। आपको बता दें कि सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाओं को संचालित करवाया गया। पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रिंसिपल शैलेश कुमार ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी कमरों को सैनिटाइज किया गया और बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग कर टेम्परेचर नोट किया गया। यमुनानगर में नगर निगम टीम द्वारा सड़क पर मास्क नहीं लगाने पर चालान काटे जाने का जमकर विरोध हुआ। दुकानदारों ने निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े प्रदेश के सभी स्कूलों की 9वीं और 11वीं की कक्षाओं की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। शिक्षा निदेशालय हरियाणा के निर्देशों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत नकल रहित परीक्षाओं का संचालन करवाया गया। ये परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल तक प्रदेश के स्कूलों में आयोजित करवाई जा रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए पेपर शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया। प्रश्न पत्रों की चेकिंग स्कूल में ही टीचर्स करेंगे। परीक्षाओं का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल से नए सत्र को शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रमोट कर अगली कक्षा में बैठने की इजाजत रहेगी, जबकि परिणाम के बाद में घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग के 63 किलो भार वर्ग में मंजू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी जिले के गांव भाखड़ा की निवासी मंजू रानी ने 185 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीतने के साथ नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। गोल्ड मेडल जीतकर वापस भिवानी पहुंचने के बाद मंजू रानी का भीम स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। अब वो कर्नाटका में होने वाली सीनियर नेशनल में गोल्ड जीतने के लिए तैयारी कर रही हैं। जिला एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण ढांडा ने कहा कि खिलाड़ियों की बदौलत ही भिवानी को मिनी क्यूबा के रूप में पहचान मिली है। यहां के खिलाड़ी बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी और पावर लिफ्टिंग में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नांगल चौधरी में प्लेवे स्कूलों के लिए महिला सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूलों में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सरकार ने पहले चरण में कुल 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। जिले में कुल 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाया गया। इंद्री के गांव मुरादगढ़ में पुलिसिया कार्रवाई से लोग नाखुश होकर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल बीती 12 मार्च को गांव से एक युवक लापता हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ नगर निगम के कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में भी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उन्हें जल्द तनख्वाह नहीं मिली तो वो हड़ताल को आगे बढ़ा सकते हैं। बहादुरगढ़ में एक किसान की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बहादुरगढ़ बाईपास के पास मौजूद नया बस स्टैंड के पास किसान का शव मिला।
मृतक हाकम सिंह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक हत्या के कारण और आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। टोहाना शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित धर्मपाल संतलाल पेट्रोल पंप पर बिना रुपये दिए तेल डलवाने और पिस्तौल के बल पर नकदी और मोबाइल छीनने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में गांव जमालपुर स्थित फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब के लहरागागा के गांव अड़क्कावास निवासी प्रेम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई क्वालिस गाड़ी, छीनी गई नकदी, मोबाइल और पिस्तौल बरामद किया है। यमुनानगर में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक युवा किसान की मौत हो गई। दरअसल गांव खुड़ेवाला गोलनपुर निवासी रमनदीप सिंह रेलवे ट्रैक पर किसानों के धरने से वापस जा रहा था, तभी एक ट्रॉले ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और सड़क हादसे में युवा किसान की मौत हो गई। शुक्रवार रात खेले गए दूसरे वनडे को जीतते हुए इंग्लैंड ने न सिर्फ वनडे सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ा कर दिया, बल्कि भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया। टॉस गंवाकर टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 336 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने 39 गेंद पहले ही 6 विकेट पर 337 रन बना दिए। भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान आईसीसी के एक और नियम पर बहस छिड़ गई। मैच में मैदानी अंपायर के एक फैसले पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की पारी के दौरान मैदानी अंपायर वीरेंद्र शर्मा के फैसले के बाद आईसीसी के नियम ने सभी को हैरान किया। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहीं। ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बाहुबली के निर्देशक राजा मौली की अपकमिंग फिल्म RRR में साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा का लुक रिलीज किया गया है। फिल्म में तेजा भगवान राम का किरदार और आलिया भट्ट इस फिल्म में सीता का रोल प्ले करती दिखाई देंगी। मुंबई में कोरोना की चपेट में अब तक कई सेलेब्स आ चुके हैं। अब अभिनेता परेश रावल भी कोरोना संक्रमित हुए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। टीवी की प्रेरणा रही श्वेता तिवारी इन दिनों अपने एब्स फ्लॉन्ट करने में लगी हैं। 40 साल की श्वेता ने हाल ही में 10 किलो वजन घटाया है। साथ ही फैंस को हेल्दी तरीके से वजन कम करने की प्रेरणा दे रही हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।